फिजिकल केमिस्ट्री में आज हम लोग एक और चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहली चीज जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि इसमें प्रेशर कांस्टेंट रखा गया है। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ऑडियोमेट्री का बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना। इससे हमें ऑडियोमेट्री काफी हद तक समझ में भी आएगी। कहां की बात कहां ले जाके घुमा दी। चला यहां डायमीटर का क्या काम था भाई, सीधा सा है क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में आपसे रेडियस पूछा है तो आप एक बार के लिए जरूर वैन डर वाल्स कांस्टेंट v के बारे में दिमाग में लाएं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, जैसे आपने ऊपर से पानी डाला उसके बाद N2 और H2 आपस में रिएक्ट नहीं करता, ये चीज माननी है। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करता हूं सब बहुत ही बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं जेईई एडवांस सीरीज जो हमारी चल रही है, जिसको हमने कट्टर जेईई एडवांस सीरीज का नाम दिया है। इसमें हमारी फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है और फिजिकल केमिस्ट्री में आज हम लोग एक और चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। और ये जो चैप्टर है ये जैसा कि आप सब लोगों को बताया कि भाई जेईई मेंस के सिलेबस से इसको रिमूव कर दिया गया था, हटा दिया गया था। ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ जेईई एडवांस के सिलेबस में है। कहने को तो जेईई मेंस के सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन अगर मैं वैसे देखें तो जेईई मेंस के क्वेश्चंस जो होते हैं, जब आप थर्मोडायनेमिक्स वगैरह पढ़ते हो, वो थर्मोडायनेमिक्स वगैरह इसके बिना नहीं हो सकते, है ना। भले ही हम लोग कितना ही कह दें कि जेईई मेंस के सिलेबस में नहीं है तो इसको बिल्कुल ना पढ़ो, नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ती है हमें, तो इसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है ना। मेंस का जब आपका पेपर हुआ होगा उस समय भी आप लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आगे समझ में तभी आती हैं जब हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ, है ना। लेकिन ये चैप्टर आसान ही है, कैलकुलेशन है बिल्कुल एकदम प्योर, और लास्ट में जाके कुछ पोर्शन ऐसा भी है उसमें थ्योरेटिकल भी पूछा जाता है जब आप लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और इन सारी चीजों के बारे में बात करते हो, है ना। तो वाला जो पोर्शन होता है वो हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन में आ जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मेरे हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस ही करने हैं, इसमें कोई थ्योरी वगैरह कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस के साथ ही हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। आओ जी, पहला क्वेश्चन एक साधारण सिंपल से क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एक बार बस माहौल सेट करने के लिए ना, फिर उसके बाद कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे जो आपके सामने आएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए जनाब, आप क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में। बहुत ही आसान निहायती इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये लिखता है कि कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ए गैस व्हेन इट इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर टू ऑक्यूपाई 20% इंक्रीज इन वॉल्यूम। सबसे पहली चीज जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि इसमें प्रेशर कांस्टेंट रखा गया है। बिल्कुल सही बात है। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है मेरे भाई तो इसका मतलब आप लोगों ने पढ़ा है ना, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? कोई बोल ही नहीं रहा यार। यस, ठीक है था, ऐसे कहा जा सकता है, बिल्कुल कह सकते हो सर, इसमें क्या दिक्कत है। V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। लेकिन बात यह है V1 जो है उसको हमने मान लिया V, है ना। V1 को V बोल देते हैं और T1 को T मान देते हैं, ठीक है सर। इनिशियल टेम्परेचर T है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन मेरे से यह कहता है कि आपने क्या किया, 20% इंक्रीज इन वॉल्यूम कर दिया। कांस्टेंट जब इसको आपने हीट किया तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। कितना हो गया? 20% बढ़ गया। अरे भाई V तो पहले था और V का 20% और बढ़ गया। कोई बोल ही नहीं रहा है। तो सर ये कितना हो गया, V2 इज इक्वल टू, ये देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1.2 है ना, V प्लस 0.2V। सर ये कितना हो गया, फाइनल वॉल्यूम हो गया सर 1.2V। ठीक है सर, ये क्वेश्चन में कह दिया इसने। अब ये पूछता है कि बताओ जो T2 टेम्परेचर है उसमें कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो हमने कहा इनिशियल टेम्परेचर T है, इस फॉर्मूले में सारा सब कुछ पुट कर दीजिए। V1 का वैल्यू V है डिवाइडेड बाय T1 हमारे पास कितना माना है, हमने T माना है, ठीक है सर, इज इक्वल टू V2 का वैल्यू कितना हो गया सर, V2 का वैल्यू है 1.2V, ठीक बात है, डिवाइडेड बाय V2/T2। सर T2 कितना है सर, T2 तो कैलकुलेट करना है, T2 कैलकुलेट करना है। V2 से V से V उड़ गया, T2 इज इक्वल टू 1.2T आ गया, 1.2T आ गया। सर हमसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि फाइनल टेम्परेचर कितना आया है, हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि बताओ टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है। कहा ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर बताइए, इंक्रीज इन टेम्परेचर बताइए। तो मैंने कहा भाई देख, पहले था T, आज हो गया 1.2T, तो कितना इंक्रीज हुआ। बोले सर 1.2T में से T को माइनस कर दो, सर 0.2T इंक्रीज कर गया। मैंने कहा सुन, क्वेश्चन में यह भी नहीं पूछा कितना इंक्रीज कर गया, क्वेश्चन में पूछा है कितना परसेंटेज इंक्रीज कर गया। तो अब आइए आप परसेंटेज इंक्रीज के बारे में। सर परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे, सर परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, कितना इंक्रीज किया
डिवाइड बाय इनिशियल कितना था इनटू 100%। लो जी साहब, टी से टी कैंसिल आउट हो गया और सर ये 20% इंक्रीज कर जाएगा। 20% इज योर फाइनल आंसर, है ना। जब हमने वॉल्यूम को 20% बढ़ाया तो टेम्परेचर भी 20% इंक्रीज कर रहा है। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मेरे हिसाब से कहानी समझ में आ चुकी है, बहुत जबरदस्त तरीके से बोलना पड़ेगा। यस 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 बोलिए जनाब। क्लियर है। एक बहुत साधारण सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को दिया है। अब कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना, जो हम लोग करने जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। आइए करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ऑडियोमेट्री का बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना। इससे हमें ऑडियोमेट्री काफी हद तक समझ में भी आएगी। हालांकि ऑडियोमेट्री का एक आधा क्वेश्चन मैंने आपको उधर भी करवाया है, स्टेट्स सॉरी मोल कॉन्सेप्ट में भी मैंने ऑडियोमेट्री करवाई थी। और क्वेश्चन देख लीजिए एक बार फिर से ऑडियोमेट्री का, क्योंकि ऑडियोमेट्री दोनों जगह आप लोग पढ़ते हो, स्टेट्स ऑफ मैटर में भी उधर भी, और दोनों जगह आप इसको चेक कर सकते हो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कहता है आपके पास एक मिक्सचर है C2H6 एंड C2H4 का, ऑक्यूपाइज 40 लीटर्स एट 1 atm एंड एट 400 केल्विन। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 40 लीटर्स, ठीक बात है सर, आगे बढ़िए। यस, ये दोनों का मिक्सचर की बात हो रही है ना। दोनों का मिक्सचर 40 लीटर का है और टेम्परेचर प्रेशर सब कुछ दे रखा है। ठीक बात है सर। द मिक्सचर रिएक्ट्स कंप्लीटली विद 130 ग्राम ऑफ O2 टू प्रोड्यूस CO2 एंड H2। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये हाइड्रोकार्बन्स है, और सर हाइड्रोकार्बन का जब हम लोग कंबशन करवाते हैं तो उससे O2 और CO2 और H2 बनता है। इसमें कोई बहुत नई चीज नहीं लिखी हुई। ठीक बात है सर। आगे पढ़ता है कि अज्यूमिंग आइडियल गैस बिहेवियर कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H4 एंड C2H6 इन द मिक्सचर। आप तो ये बताइए कि 40 लीटर में C2H6 और C2H4 का मोल फ्रैक्शन कितना है। भाई देखो, सीधी सी बात ये है, अगर मेरे से मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है ना, तो कम से कम मुझे ये पता होना चाहिए ना कितना मोल कितना है। मोल बताओ, इस मिक्सचर के अंदर C2H6 के मोल कितने और C2H4 के मोल कितने हैं, है ना। तो सर एक काम करते हैं ना भाई, हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम लोग ये मान लेते हैं कि इसके मोल कितने हैं, N1 मोल्स है। लेट इसके N1 मोल्स है और इसके N2 मोल्स है। बोलो, मान लेंगे ऐसे, लेट है ना, ये अज्यूम किया गया है। क्या किया गया मुन्ना सर? ये अज्यूम किया गया। ठीक है दादा, अज्यूम कर लिया। अब मुझे एक बात बताओ, PV इज इक्वल टू एनआरटी पढ़ा है तुम लोगों ने? बोले हाँ सर, अज्यूमिंग आइडियल गैस बिहेवियर क्वेश्चन में दे दिया। तो अगर ऐसा है तो एक बात बताइए, PV इज इक्वल टू एनआरटी लगा सकता हूं क्या? सर लगा लो। किस पे लगा रहे हो? लेकिन मैंने कहा मिक्सचर पे लगा रहा हूं। प्रेशर कितना है क्वेश्चन में दे दिया 1 atm, और वॉल्यूम कितना 40 लीटर। टोटल मोल कितने हैं गैस के? N1 प्लस N2 आएगा, है ना सर। R तो R है, R तो R है, और सर टेम्परेचर है 400। तो सर यहां से देखिए N1 प्लस N2 का एक वैल्यू बन जाएगा आपको कितना, 400 अपॉन R। R कितना? अबे सर R 0.0821 होगा, क्या दिक्कत है, इंटू 400। बोलो यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे सर एक कैंसिल आउट कर दो ना। मैंने कहा ठीक है, कैंसिल आउट करे तो कर ले, इतना कोई दिक्कत नहीं है। आगे भी तुझे जरूरत पड़ेगी इसके ना, 4 से 4 फिर 10 हो जाएगा ना। ठीक है, आगे जरूरत पड़ेगी, 4 से 4 भी उड़ गया तो ये मिल जाएगा सर 8.21, है ना। कितना आ गया? 8.21। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अरे बोलो ना, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। यस, N1 प्लस N2 दोनों गैस के जो मोल्स हैं उनका सम कितना होगा? 1/8.21 होगा, है ना। ये 10 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे आएगा। ठीक है सर, लेकिन सर अभी इंडिविजुअल मोल भी तो निकालना बाकी है। ये तो आपने N1 प्लस N2 का सम बताया इतना होगा। मैंने कहा ठीक है, आओ अब इंडिविजुअल निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखो हो क्या रहा है, सारी इंफॉर्मेशन अब चली गई है किसके पास? CO2 और H2 के पास। भाई सिंपल सी कहानी है। एक बात मुझे तुम बताओ, C2H6 का अगर कंबशन होगा, कंबशन बोले तो O2 की प्रेजेंस में होगा, और क्या मिलेगा जल्दी बोलो? सर ये मिलेगा CO2 प्लस H2, ये मिलेगा। सर ये जो रिएक्शन वो बैलेंस नहीं है, यहां 2 लिख दीजिए, यहां 3 लिख दीजिए, और यहां कितना आ गया? 4 और 3 7 आ जाएगा सर, 7/2, 7/2। ठीक है ना, सही कह रहा हूं, 4 और 3 7, 7/2 H2। सर इस रिएक्शन को बैलेंस करने से ये मिला मुझे। अब तो मुझे एक बात बताओ, अगर इस रिएक्शन में इसका 1 मोल होता तो 1 मोल के साथ रिएक्ट करने के लिए O2 के 7/2 मोल की जरूरत पड़ती। सर 2 मोल CO2 बनता और सर 3 मोल H2 बनता। क्या मैं गलत कह रहा हूं क्या? सर कैसी बात कर, सर आप कैसी बात कर, कैसे गलत कह सकते हो? सही कह रहे हो आप। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन सर हमारे पास C2H6 के कितने मोल है? N1 मोल्स हैं।
अरे मुन्ना अगर N1 मोल्स हैं तो इसके लिए कितने जरूरत पड़ेगी 7/2 N1 मोल्स की जरूरत। ये कितना मिलेगा 2 N1 मोल्स और ये कितना मिलेगा 3 N1 मोल्स। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? अरे कोई हाँ ना तो बोल दो। ठीक बात है। और वैसे ही बिल्कुल सिमिलर है ना, क्योंकि कंबेशन की बात हो रही तो करना पड़ेगा ना यार कंबेशन। सर C2H4 का भी कंबेशन करवा दो। सर C2H4 का कंबेशन करवाएंगे तब भी CO2 प्लस H2 तो बनेगा ही। कोई नहीं रोक सकता सर इसको, कोई नहीं रोक सकता। सर यहां कार्बन के 2 एटम है, यहां 2 लगा दीजिए। सर यहां हाइड्रोजन के 4 एटम है, यहां 2 लगा दीजिए। 4 और 2 6, तो सर यहां 3 लगा दीजिए। बहुत बढ़िया सर। इस रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री क्या कहती है? स्टोइचियोमेट्री कहती है कि अगर इसका 1 मोल है तो इसके साथ रिएक्ट करने के लिए O2 के 3 मोल चाहिए, इसके 2 मोल बनेंगे और सर वाटर के भी साथ में 2 मोल बनेंगे। क्या तो मेरी बात को समझ गए क्या? यस, डन है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। लेकिन सर हमारे पास इसके कितने मोल हैं? सर N2 मोल्स हैं। अरे भाई अगर इसके N2 मोल है तो इसके 3N2 मोल की जरूरत पड़ेगी। और ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2N2 मोल्स और ये हो जाएगा 2N2 मोल्स। बोलो मैं सही कह रहा हूं? एक बार चेक कर लो जरा, एक बार के लिए चेक कर लो जरा, क्या मैंने सही लिखा है? क्या क्या मैंने सही लिखा है क्या? ठीक है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, बताइए आपको CO2 के टोटल मोल्स कितने मिलेंगे? इसके N1 मोल्स, इसके N2 मोल्स आपस में अगर कंबाइन हो रहा है तो मुझे एक बात बताओ, टोटल मोल्स ऑफ CO2 कितने होंगे? टोटल मोल्स ऑफ CO2 कितना हो जाएगा? सर देखो CO2 के टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? यहां से है 2N1 और यहां से है 2N2। ठीक है सर, 2N1 प्लस 2N2। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सर हो ही नहीं सकती। वैसे ही तुम मुझे एक बात बताओ, टोटल मोल्स ऑफ H2O कितने होंगे? टोटल मोल्स ऑफ H2O कितने होंगे? सर H2O के टोटल मोल देखिए ना कितने हैं। सर वो जाएगा 3N1 यहां से आ रहा है और 2N2 यहां से आ रहा है। 3N1 प्लस 2N2, 3N1 प्लस 2N2। ठीक बात है सर। यस, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये है सर इक्वेशन नंबर 2। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे एक बात और बताओ, टोटल मोल्स, टोटल मोल्स, टोटल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितने होंगे? सर टोटल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड देखो कितना है, यहां 7/2N1 और यहां है 3N2। 7/2N1 प्लस 3N2। मेरा क्वेश्चन आपसे अब एक है, आप बोलोगे सर बता दो क्या है। मैंने कहा एक बात बता दे। क्या बता दे? ये जो मोल्स हैं ये किसके इक्वल है? क्या क्वेश्चन में कहीं पर कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या? क्या तेरे क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या? जल्दी बता दे। क्या तेरे क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि O2 के मोल्स कितने होंगे? आप बोलोगे सर थोड़ा अगर गौर से देखोगे ना तो दे रखी है सर टोटल मोल्स ऑफ। वैसे आप चाहो तो ये ना भी लिखो, है ना, इन दो चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब मैंने बता दिया कि अगर वो क्वेश्चन में, चलो यहां तो O2 के रिस्पेक्ट में दे रखा है, अगर CO2 या फिर H2 के रिस्पेक्ट में दिया होता तो आप ऊपर से क्वेश्चन को सॉल्व करते। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन में क्या कहीं पर भी O2 के कितने मोल रिक्वायर्ड है उसकी 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 इंफॉर्मेशन दे रखी है? सर बिल्कुल दे रखी है। देखिए 130 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट्स कंप्लीटली विद 130 ग्राम ऑफ O2। इसका मतलब O2 के जो मोल्स होंगे मुन्ना वो किसके बराबर है? 130 ग्राम डिवाइड बाय गिवन मास अपॉन मोलर मास O2। इतने मोल। ओ भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, गजब गजब। मल्टीप्लाई कर दो भले, ये हो जाएगा सर, देखो इक्वेशन बन जाएगी 7N1 प्लस 6N2 इज इक्वल टू, तो मतलब 260/32 है ना, 260/32। सर ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अरे बोलो तो सही, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। सर मेरे पास दो इक्वेशन है, सर मेरे पास दो इक्वेशन है। कौन कौन सी? दिस नहीं, इक्वेशन 2 नहीं, ये इक्वेशन नंबर 4 है ना भाई, इक्वेशन नंबर 4। सर मेरे पास दो इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन इज ये वाली, ये वाली रही, N1 प्लस N2 इज इक्वल टू 1/8.21। दूसरी इक्वेशन 7N1 प्लस 6N2 इज इक्वल टू 262/32। सर दो इक्वेशन है, लेकिन सर एक बात बताओ, दो इक्वेशन तो इसको सॉल्व कैसे करें साला? वो सॉल्व तुम्हारे हाथ में है। मैंने सुना है तुम्हारी कैलकुलेशन एकदम जबरदस्त है। देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है वो अलग चीज है, आप ये समझो क्वेश्चन की भावनाओं को समझो। इस तरह का क्वेश्चन है तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा? हो सकता है जो मेरा फाइनल क्वेश्चन आया उधर एग्जाम में उसमें थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो सके, है ना, आसान हो सकती है। तो सर यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा, है ना, फ्रॉम
कौन कौन सी? इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो देखो यहां ये इक्वेशन सिर्फ इसलिए लिखी है क्योंकि देखो यहां तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन O2 की टर्म्स में दे रखी थी, किसी क्वेश्चन में CO2 H2 की टर्म्स में भी दी हो सकती है, तो वहां पर ये वाली इक्वेशंस काम में आएंगे, ठीक है ना। तो यहां से अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो ये मेरे हिसाब से 0.81 मिलेगा और जो N2 है वो 0.4 मिलेगा लगभग, है ना। यही आएगा शायद, कहीं लिखा है मैंने आंसर इसका, हाँ ये मिलेगा, है ना। ये तो इंडिविजुअल मोल्स आए हैं, आपसे अगर मोल फ्रैक्शन पूछे, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6 तो ये हो जाएगा N1 प्लस N2। वो कर लेना यार, फ्रैक्शन तुम आप लोग निकाल ही लोगे। 0.81 डिवाइड बाय 0.8 प्लस 0.4, है ना, 0.8 लेके कर लेना भले। और मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H4 जो होगा O1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6 आप लोग लिख देना, वही आपका फाइनल आंसर होगा। बोलना पड़ेगा क्या आपको यहां तक कहानी समझ में आई है क्या? बोलना पड़ेगा बेटा। यस 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 यस, बोलिए जनाब, क्या आपको यहां तक कहानी क्लियर हुई क्या? क्लियर ठीक है, डन है, बढ़िया क्वेश्चन है ना, एक ठीक सा क्वेश्चन जिससे ऑडियोमेट्री वगैरह कहानी हमारी अच्छे से क्लियर होती है, और हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है सर, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और करते हैं, आओ देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझिएगा अच्छे से। क्वेश्चन मेरे से यह कहता है कि मोलर वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस, मोलर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, यस, मोलर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, ठीक है। हीलियम गैस अज्यूमिंग, क्या बात लिखी है, अज्यूमिंग intermolecular interactions, attractions are negligible at 0 degree Celsius and 100 atm is 1.107 into 10 to the power minus 2 times of the volume at STP। इसको STP लिख दो चलो। What is the diameter of helium atom? देख रहे हो कहां की बात कहां ले जाके घुमा दी। चला यहां डायमीटर का क्या काम था भाई, सीधा सा है क्वेश्चन, है ना, कितना है इसका वॉल्यूम, इतना है इसका प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है, बताओ हीलियम का डायमीटर क्या होगा, है ना। तो मान लेते हैं एक बार के लिए रेडियस मान लेते हैं ना, लेट द रेडियस ऑफ हीलियम एटम, है ना, रेडियस ऑफ हीलियम एटम कितनी है 2r, r मान लेते हैं ना। तो हमसे क्वेश्चन में किसका वैल्यू पूछा है, 2r का वैल्यू पूछा है ना, 2r का वैल्यू कितना है ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। अब बात यह है कि मुझे क्या करना है, जो सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, उस इंफॉर्मेशन को लाना है किसकी टर्म्स में, आर के टर्म्स में, तभी तो मेरा आर मिलेगा। मतलब मुझे क्या सोचना है, रेडियस कैसे कैलकुलेट करूं उसके बारे में सोचना है। लेकिन एक चीज देखिए, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस आर नेग्लिजिबल एट 0 डिग्री सेल्सियस, इतने कम टेम्परेचर पे भी इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस नेग्लिजिबल 0 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब सर ये आइडियल गैस का तो केस नहीं हो सकता, है ना। सर ये किसका केस है, सर ये केस लग रहा है रियल गैस का। किसका केस लग रहा है, रियल गैस का केस लग रहा है सर। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस आर नेग्लिजिबल, यस। अब जो रियल गैस होती है उसके लिए याद करो, आप लोग एक इक्वेशन लिखते थे, P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर V माइनस एन बी इज इक्वल टू NRT। क्या कुछ याद आ रहा आपको, ऐसा इक्वेशन होता था ना। अब इसको डिराइव किया होगा आप लोगों ने। अब इस इक्वेशन में देखो सबसे पहली चीज तो मोलर वॉल्यूम की बात आ रही है, इसका मतलब सर जो n की वैल्यू है वो तो 1 होगी ना, 1 मोल की बात हो रही है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू RT, है ना। पहला लफड़ा तो हट गया सर, n का वैल्यू तो 1 हो गया। अब दूसरी चीज एक और देखो, बहुत शानदार तरीके से इसने मेंशन किया है कि इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस आर नेग्लिजिबल, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस आर नेग्लिजिबल। तुम मुझे एक बात बताओ, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन को कौन सी टर्म दिखाती थी, याद करो जब हम लोग रियल गैस पढ़ते थे, जब हम लोग ये इक्वेशन डिराइव करते थे तो हम लोग दो करेक्शन बोलते थे, प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन। प्रेशर करेक्शन के लिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे, ऐसा कुछ लिखते थे ना। प्रेशर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस किसको दिखाते हैं, देख लो सर, ए अपॉन वी स्क्वायर। अरे भाई ए से क्या पता लगता था सर, जो ए होता है वो बताता है कि किसी भी गैस के दो पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब ए का वैल्यू उतना ज्यादा है। यहां हम लोग कह रहे हैं इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस आर वीक या फिर नेग्लिजिबल, इसका मतलब सर आप इस टर्म को बिल्कुल हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। P इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू RT। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, PV माइनस PB इज इक्वल टू RT, बिल्कुल लिख सकते हो सर, क्या दिक्कत है इसमें, है ना, लिखना ही पड़ेगा ऐसा। तो यहां से देखिए PV माइनस RT
इज इक्वल टू पीबी, और यहां से जो बी का वैल्यू मिल रहा है वो मुझे मिल रहा है पीवी माइनस आर टी डिवाइड बाई पी। बताइए, ये मेरे हिसाब से बी का वैल्यू है ना, ये किसका वैल्यू है, बी का वैल्यू है। बताओ, एक बार चेक कर लो, क्या मैंने ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ठीक है? ठीक, बहुत बढ़िया। अब लेकिन सर एक बात बताओ, यहां पर पी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है पहले से ना, प्रेशर कितना दे रखा है, देखिए 100 एटीएम दे रखा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सर टेम्परेचर कितना दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, बोले तो 273 केल्विन। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि वॉल्यूम जो है वो कितना है, उतना वॉल्यूम है, कितना, 1.107 टाइम्स ऑफ मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी। अब देखिए जो एसटीपी है, वैसे तो एसटीपी पे मोलर वॉल्यूम 22.7 लीटर होता है ना, मैं यहाँ 22.4 लीटर कर लेके कैलकुलेशन कर रहा हूं, है ना, वैसे एग्जैक्टली कितना होता है, 22.7 होता है। तो सर आप 22.4 क्यों लिख रहे हो? क्योंकि बेटा जो फाइनल रिजल्ट है मेरे पास वो 22.4 वाला है, नहीं तो कैलकुलेशन इतनी लंबी चौड़ी हो जाएगी, इतनी गंदी कैलकुलेशन हो जाएगी, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेरे पास जो और जनरली ऐसा ही है कि जहां पर भी एसटीपी लिखा हो, अगर आप 100% करेक्ट आंसर, हालांकि कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना, 22.4 22.7.3 का फर्क है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन में नहीं आता फर्क, लेकिन फिर बट स्टिल अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहते हो तो वो ये वाला होगा। वो वाली कैलकुलेशन मेरे पास नहीं है, इस वजह से मैं सिर्फ ये वाली कैलकुलेशन से आपको फाइनल आंसर बता रहा हूं, ठीक है ना, तो वो देख लेना आप लोग। तो यहां से सर जो बी का वैल्यू मिलेगा आपको वो कितना मिलेगा, पी है सर 100, सर वी है कितना 1.107 इंटू 10⁻⁻² माइनस आर, सर आर का वैल्यू कितना है, आर 0.0821 होता है। सर टी बोले तो टेम्परेचर कितना है, सर टेम्परेचर है हमारे पास 273, और सर वापस से देखिए डिवाइडेड बाय पी कितना है 100। सर इसको सॉल्व करना पड़ेगा सर इसको सॉल्व करना पड़ेगा सर, और इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे बी का वैल्यू मिलेगा। वाह 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 सर, मजा आ गया। इसको सॉल्व करने से बी का वैल्यू मिलेगा, अगर तुम लोग कहो तो मैं बी का वैल्यू डायरेक्ट लिख दूं, अगर तुम कहो तो, है ना। और सर जो बी का वैल्यू मिलेगा आफ्टर कैलकुलेशन वो मिलेगा 23.8 इस कैलकुलेशन से। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे ये नहीं सोच पा रहे होंगे कि सर काम क्या है, काम क्या है, बी क्यों निकाला तुम लोगों ने। अब याद करो, बी का फॉर्मूला होता था 4 इंटू एन इंटू वी, वॉल्यूम ऑफ वन मोलिक्यूल। देखो, और सर अगर आपने वी की बात करें तो सर वी आता है 4/3 पाई आर क्यूब। इस फॉर्मूले से मैं क्या करूंगा, आर की वैल्यू निकालूंगा, और अगर मेरा आर मिल गया तो सर मेरे से डायमीटर पूछा है तो सर क्या हो जाएगा, 2r का वैल्यू निकल जाएगा। बोल भाई बोल जल्दी से, क्या तू इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझा, क्या जल्दी बता, क्या तो इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझा, मैंने बी का वैल्यू क्यों निकाला है। लेंथी कैलकुलेशन है मैं मानता हूं, लेकिन क्योंकि जेई एडवांस का क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो इसको लेके, इस तरह का अगर कभी क्वेश्चन आए तो हमारा गलत ना हो, इस तरीके से मैंने क्वेश्चन करवाया है। यस, तो सर आगे बढ़ते हैं, है ना, बी का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बता दिया, अब तो मैंने आपको वो बता दिया डायरेक्शन। सर बी का जो फॉर्मूला बनता है वो मिलता है 4 इंटू Na इंटू वी, यस, वी वन मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। तो सर बी हमारे पास है, बी कितना मिला है 23.8, हाँ ये है सर 23.8 इज इक्वल टू 4, Na की वैल्यू सारी दुनिया जानती है 6.022 इंटू 10⁻23, और सर इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यस, और सर जो पाई है 22/7 होता ही है। सिर्फ एक ही काम करना है, यहां से आपको आर की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एक बार फिर से बहुत गंदी कैलकुलेशन है ना, बहुत ही गंदी। तो अगर मेरे पास कहीं पर है तो मैं लिख देता हूं, आर का जो वैल्यू मिलेगा बेटा, आर का जो वैल्यू मिलेगा 1.33 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर मिलेगा, है ना। और इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करके और एंगस्ट्रॉम में निकालूंगा तो 133 एंगस्ट्रॉम इसका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा, है ना, 1.33 सॉरी, है ना, 1.33 एंगस्ट्रॉम। हाँ ये सेंटीमीटर मीटर में 10⁻² हो जाएगा ना, तो ये 1.33 एंगस्ट्रॉम रेडियस होगा किसका, हीलियम एटम का। और अगर आपको रेडियस मिल गया तो क्वेश्चन में 2r का वैल्यू पूछा है, 2 इंटू 1.33 सर ये आ जाएगा 2.66 एंगस्ट्रॉम। बताइए यही मेरा फाइनल आंसर होगा। क्या आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया क्या, ईमानदारी से बता दो, दादा बोलना पड़ेगा। यस 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 यस, क्लियर हुआ क्या, क्लियर, हाँ जी दादा क्लियर हुआ क्या। बहुत सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन था, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज कई बार ऐसा धोखा दे देती है, हम लोग यहां से इसको नेग्लेक्ट नहीं करते, फिर आगे क्वेश्चन नहीं बढ़ पाता है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वैन डर वाल इक्वेशन और वहां से a/v² इसको हटाना।
ठीक है, मेरे हिसाब से कहानी ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए सर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ चलो इसी को निपटा देते हैं, पहले इसी को निपटा देते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? आओ जी, क्वेश्चन ये कहता है कि द क्रिटिकल प्रेशर एंड वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए ऑफ ऑक्सीजन आर 50.1 एटीएम एंड 1.36 डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर 6 की पावर 6 एटीएम मोल में। डेसीमीटर बोले तो मतलब लीटर है ना, तुम लोग जानते हो। एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ऑक्सीजन एटम। लगभग वैसा सही क्वेश्चन है ना, लगभग वैसा सही क्वेश्चन है। देखो जब भी क्वेश्चन में रेडियस पूछे ना, तो मैं फिर कह दूं एक बार के लिए आप लोग जरूर सोचना किसकी वैल्यू के लिए, 4b की वैल्यू के लिए। किसकी वैल्यू के लिए? b की वैल्यू के लिए। अगर क्वेश्चन में आपसे रेडियस पूछा है तो आप एक बार के लिए जरूर वैन डर वाल्स कांस्टेंट b के बारे में दिमाग में लाएं कि यार ऐसा ना हो कि b की वैल्यू कहीं से मैं निकाल पाऊं, क्योंकि अगर आपने b निकाल लिया तो 4 × na × v 4/3 पाई r क्यूब, और वहां से r की वैल्यू निकल जाएगी, और r की वैल्यू से डायमीटर रेडियस जो निकालना निकल जाएगा, है ना। इस चीज को अपने दिमाग में रखें। तो सर आइए यहां क्या कह रहा है, क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर मतलब पीसी क्या होता है सर? A/27b²। ठीक है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। एंड वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए, इसका वैल्यू कितना दे रखा है? देखो सर ये वैल्यू जो दे रखा है ना, मुझे दे रखा है 50.1, और वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए जो है उसका वैल्यू दे रखा है 1.36। अभी के लिए इतना ही लिखते हैं। एस्टिमेट द रेडियस। देखो रेडियस निकालने के लिए मुझे चाहिए क्या? मुझे बी का वैल्यू चाहिए। एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है क्या? क्रिटिकल वॉल्यूम इज इक्वल टू 3b। ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है क्या तुम लोगों ने? ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है क्या तुम लोगों ने? अगर मैं यहां से b का वैल्यू निकालूं और उसको यहां पुट कर दूं तो क्या मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा? और वॉल्यूम को मैं 4/3 पाई r क्यूब, चलो पहले आगे चलते हैं, इसको कर ही लेते हैं ना एक बार के लिए। हाँ, तो ये जो फॉर्मूला है देखिए, यहां से मैं क्या कर सकता हूं, b² की वैल्यू निकाल सकता हूं। b² किसके बराबर आएगा सर? ये आएगा a/27 pc। तो सर यहां से जो b का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? √a/27 pc। अब तो मुझे एक बात बताओ, ये जो 27 है इसको 9 3 27 लिख सकता हूं ना, और 3 बाहर आ जाएगा, है ना, तो 1/3 √a/3 pc। बोलिए यही है? अरे कोई बोल ही नहीं रहा है। तो मेरे पास a का वैल्यू है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है सर। a का वैल्यू कितना दे रखा है सर? a का वैल्यू है 1.36, और मेरे पास pc का वैल्यू है 3 × 50.1। बस कमी किस बात की है? कमी है आप जैसे होनहार बालकों की, जो एकदम खतरनाक कैलकुलेशन करते हो, और जिसका कैलकुलेशन जोरदार, वो इस क्वेश्चन को निपटा देगा बहुत ही जबरदस्त तरीके से। यस, डन है। और जहां तक मुझे लग रहा है इस b का जो वैल्यू आएगा बेटा वो आएगा 0.032। अब वैसे तो देखो कैलकुलेशन है यार, है ना, इसमें कुछ बहुत ज्यादा मैं बता नहीं सकता, बट स्टिल मुझे लगता है यही वैल्यू आएगा ना, बाकी तुम लोग देख ही लेना। और अगर b का वैल्यू मिल गया तो जो b है वो किसके बराबर होता है? 4 × na × v। b 0.032, 4 6.022 × 10⁻23 इंटू वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, है ना। और यहां से मुझे किसका वैल्यू मिलेगा? r का वैल्यू मिलेगा, जो होगा 1.49 angstrom। चेक कर लो भाई, है ना, चेक कर लो भाई। चेक करो, चेक करो। डन है क्या? इसी तरीके से कैलकुलेशन होगी, समझ में आया आपको? तो ये हमने जो क्रिटिकल कांस्टेंट वाला जो पार्ट है उसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया। यस, देखो पीसी का वैल्यू ये था, पीसी से मैंने बी निकाला, और बी से 4/3 पाई r क्यूब, और वो सारा निकाल के r निकाल लिया, और r जो है वही होगा तुम्हारा रेडियस। पीसी का वैल्यू ये होता है, देखो अगर कभी क्वेश्चन में वीसी आए, वीसी इज इक्वल टू क्या होता है? 3b, है ना, क्रिटिकल वॉल्यूम, और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? 8a/27 rb। तो ये फॉर्मूले एकदम आपके दिमाग में होने जरूरी है ना।
ये फॉर्मूले आपके दिमाग में होने जरूरी है। यस, ध्यान रखें इस बात का। आइए आगे चलते हैं, आइए आगे चलते हैं भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, जरा पढ़ो जरा क्वेश्चन को। लिखता है कैलकुलेट द एवरेज वॉल्यूम अवेलेबल टू ए मॉलिक्यूल इन ए सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी। अच्छा, व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग मॉलिक्यूल्स इफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आर स्फेरिकल इन शेप। देख रहे हो, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस हाँ, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस राम भरोसे है सब। बताओ जी, एक मॉलिक्यूल जो है उसका वॉल्यूम कितना है। क्वेश्चन आपसे सबसे पहला तो ये पूछना चाह रहा है। देखो सबसे पहला, कैलकुलेट द एवरेज वॉल्यूम अवेलेबल टू ए मॉलिक्यूल इन ए सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी। अच्छा, एसटीपी की मैं फिर से बात कर लेता हूं, है ना। एसटीपी की का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ N2 गैस मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, है ना, 1 मोल ऑफ N2 गैस मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ N2 गैस मॉलिक्यूल्स। कितना लिखूं, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.7 लीटर होता है। मैं 22.4 लीटर क्यों लिख के कर रहा हूं, आपको समझ में आ गया, पिछले क्वेश्चन में मैंने बता ही दिया था, है ना। और ये हम लोगों ने पढ़ाई है एट एसटीपी, है ना। ये कहां है, एट एसटीपी है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है एट एसटीपी। सही क्या होना चाहिए, 22.7 लीटर होना चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन हम लोग किससे कर रहे हैं, 22.4 से कर रहे हैं। तो सर ये तो 1 मोल ऑफ N2 गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम हुआ ना, मतलब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, कितना, 22.4 लीटर्स। लेकिन क्वेश्चन में तो हमसे पूछा है अवेलेबल टू ए सिंगल मॉलिक्यूल, तो आप क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल, 1 गैस मॉलिक्यूल, है ना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 कितना हो जाएगा, 22.4 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बताओ जरा ये वैल्यू कितनी मिल रही है, बोलो। और या फिर अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन की डायरेक्शन समझा दूं तो तुम कर लोगे क्या, बोलो ना। अगर मैं समझा दूं कि आगे कैसे होगा तो क्या तुम लोग कर लोगे क्या, क्वेश्चन को कैलकुलेशन कर लोगे ना यार, देख लेना तुम लोग कैसे करनी है ना, कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी तुम्हें। तो एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो यही आएगा। सर इस क्वेश्चन का पहला पार्ट खत्म हो चुका है। अब बात ही आती है कि ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। आगे कहता है कि व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग मॉलिक्यूल्स इफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आर स्फेरिकल इन शेप। एवरेज डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, देखो ये दो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस का मतलब होता है उनके सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस। हमेशा ध्यान रखिए, किन्हीं दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस आपसे क्वेश्चन में पूछा, इसका मतलब उन मॉलिक्यूल्स के सेंटर के बीच के डिस्टेंस आपसे पूछना चाह रहा है। और मुझे बताओ अगर ये R और ये R है तो यहां से 2R का वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 2R होगी। इनडायरेक्टली मुझे क्वेश्चन में 2R का वैल्यू पूछा है। अब ये 2R कैसे निकालूं, सर दिखती सी बात है, देखो ये आपने वॉल्यूम ऑफ 1 गैस मॉलिक्यूल निकाल लिया, तो सर ये किसके बराबर होगा, 4/3 पाई R क्यूब के बराबर होगा। तो 4, 3 पाई तीनों वैल्यू पता है, तो यहां से आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, R की वैल्यू मिलेगी। और हमसे R ना पूछ के हमसे क्या पूछा है, 2R पूछा है। बोलिए क्या यही पूछा है क्वेश्चन, क्या यही पूछा है। डन है, यस ठीक है सर, निकाल लेंगे सर, थोड़ी सी कैलकुलेशन है ना, लेंथी कैलकुलेशन है, कोई बात नहीं सर, इसको भी देख लेंगे सर, निपटा देंगे सर, आप टेंशन ना लो, है ना। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे एक और क्वेश्चन की तरफ, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा था वो कहां गया, रुकिए जनाब रुकिए।
एक मिनट वेट कीजिएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। आइए ये वाला क्वेश्चन देखिए जनाब, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। कहता है कि द कंप्रेशन फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है ना क्वेश्चन में, कहता है फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ वैन वोल्स गैस, है ना। ये वैन वोल्स गैस है बेटा। डर 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 का आर गायब है ना, डर गायब है, क्या बात कर रहे हो। 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज फाउंड टू बी 0.1। मतलब क्या हो गया, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का मतलब समझते हो तुम लोग, जेड का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 0.5। सर टेम्परेचर कितना दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, बोले तो 273 केल्विन, 0.15 नहीं लिख रहा हूं 20। और सर प्रेशर कितना दे रखा है 100 एटीएम। बहुत ही बढ़िया बात है सर, मजा ही आ गया सर। तो एक बात बताओ, Z इज इक्वल टू होता कितना है, PV इज इक्वल टू NRT, ये तो होता है Z। यस, क्वेश्चन में 1 मोल लिखा है, क्वेश्चन में 1 मोल लिखा है, मतलब N का वैल्यू 1 है, तो Z कितना है क्वेश्चन में 0.5। सर हमारे पास प्रेशर कितना है 100, और क्या क्वेश्चन में वॉल्यूम दे रखा है, क्या नहीं दे रखा सर। N की वैल्यू 1, 0.0821 इनटू टेम्परेचर कितना दे रखा है 273। अब फटाफट से सॉल्व करके दादा, क्या आप लोग यहां से V का वैल्यू निकाल सकते हो, कोई बोल ही नहीं रहा। अबे V निकल जाएगा ना, हाँ V निकल जाएगा ना, निकालो, निकल जाएगा तो V निकालो, निकालो जरा। सर ये कितना आएगा, V आएगा 0.112 लीटर्स। कितना V आया सर, 0.112 लीटर्स, इतना V आ गया सर, ठीक बात है सर। लेकिन इस V का कह रहे क्या, क्वेश्चन कहता है अज्यूमिंग दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, कैलकुलेट द वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब वैन डर वाल्स इक्वेशन लिखो तो सही, P प्लस एन स्क्वायर A अपॉन V स्क्वायर, बोलो, इनटू V माइनस एन बी इज इक्वल टू V माइनस एन बी इज इक्वल टू NRT होती है। अरे मुन्ना, क्वेश्चन में N का वैल्यू 1 दे रखा है, सीधी सी बात है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इनटू V माइनस बी इज इक्वल टू RT होगा। लेकिन एक बात बताइए, क्वेश्चन एक और बात कहता है, लिखता है अज्यूमिंग दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। इसका मतलब क्या, ये जो बी है इसको हटाया जा सकता है क्या। बी किसको बताता है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, अभी तो बताया था 4 इंटू एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यही वैल्यू होती है बी की। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो सर यहां से बी हटा दो, तो सर ये है पी, पी कितना है हमारे पास, पी तो पहले से हमारे पास 100 है, ए का वैल्यू हमारे पास नहीं है, वी हमने कैलकुलेट किया था सर कल 0.112 इसका स्क्वायर। या फिर आप इसमें एक और काम कर सकते हो, क्या, इस पी वी को अंदर ले जाओ ना, इसको वी को अंदर ले जाओ, तो ये हो जाएगा पीवी प्लस ए अपॉन वी इज इक्वल टू RT। बोलो, इसको मैं अंदर ले जाऊं अगर तुम कहो तो। बहुत बढ़िया सर, बस अब तो काम खत्म हो गया हमारा। यस, बस सारा सब कुछ हमारे पास है, तो बस काम क्या करना है, काम वही करना है सर, आप तो समझ जाइए। अब P हमारे पास है, देखो क्वेश्चन में है ना, फाइनल आंसर क्या होगा, P हमारे पास है 100, V हमारे पास है, V हमारे पास है, R हमारे पास, T हमारे पास, यहां से सॉल्व करके A का वैल्यू निकालना है। वही मैं देख रहा था, इस A का फाइनल आंसर क्या मिलेगा, तो बेटा A का फाइनल आंसर मिलेगा 1.253, 1.253 यूनिट वगैरह तुम देख लेना, वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। चेक कीजिए, चेक कीजिए। ठीक है क्या, अरे बोलो, डन है, ठीक है जी साहब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। आइए, ये क्या कहना चाहता है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन ये रहा, देखो जी, पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा तुमसे।
कहता है कि ग्लास बल्ब है ऑफ 1 लीटर कैपेसिटी कंटेन्स 2.2 into 10 to the power 21 molecules of nitrogen exerting a pressure of 7.57 into 10 to the power 3 Newton per meter square. Calculate the root mean square speed and the temperature of gas molecules if the ratio of UMP to URMS is 0.8 to calculate UMP for these molecules at this temperature. भाई साहब, मतलब ये जो हमने स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया ताकि आप उसको भी एक बार के लिए वो टॉपिक भी हमारा कवर हो सके इसमें, है ना। वो इस तरीके से क्वेश्चन दिया है ना। सारे क्वेश्चन इस तरीके से सिलेक्ट किए गए एक बार के लिए चैप्टर हमारा अच्छे से कंप्लीट हो सके। तो देखिए वॉल्यूम हमारे सामने 1 लीटर दे रखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे सामने है और 1 लीटर, और ये देखो ये प्रेशर कितना दे रखा है बेटा, देखना प्रेशर जो है ना 7.57, थोड़ी सी यूनिट का ध्यान देने हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो अब यहां पर ये लीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, है ना। ये मीटर क्यूब हो जाएगा, है ना, क्योंकि कई बार ये हम लोग मिस कर देते हैं, लीटर है उसको लीटर में रहने देते हैं, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो दोनों मीटर वो मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया इसको। ठीक है सर, क्या करना क्या है इसका? यस, इतने मॉलिक्यूल्स जो हैं कंटेन्स एक्सर्टिंग प्रेशर इतना। तो एक बात बताओ, टेम्परेचर दिया है क्या क्वेश्चन में कहीं? टेम्परेचर तो निकालना है। अच्छा, टेम्परेचर तो निकालना है सर, और अगर टेम्परेचर निकल गया तो सर काम खत्म है फिर तो। अरे कोई बोल ही नहीं रहा यार। सर मेरे पास ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है नाइट्रोजन के। यस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। मुझे एक बात बताइए, क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकता हूं क्या यहां से? एन की वैल्यू कैसे निकालूं सर? अरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, यही होता है। तो यहां से अगर आप लोग सॉल्व करोगे, यहां से अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो जल्दी बताइए एन का कितना वैल्यू मिलेगा? 1 मिनट। हाँ, मतलब जो भी वैल्यू मिले एक बार के लिए ऐसे मान लो, है ना, जो भी वैल्यू मिला एन का यहां से मिल गया। अगर मुझे गैस के मोल्स पता लग गए तो एक इक्वेशन मुझे आती है पीवी इक्वल टू एनआरटी। मेरे पास प्रेशर है 7.57 इंटू 10 टू द पावर 3। सर मेरे पास वॉल्यूम भी है कितना? 10 टू द पावर -3। सर मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 21 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। आर का वैल्यू भी है 0.0821, यस, इंटू टी, है ना, और ये रहा टी सर, आर टी। ओ भाई ये वैल्यू नहीं आएगी, ये वैल्यू तो तब आती है जब ये एटीएम लीटर वगैरह में दिए हुए हो, है ना, प्रेशर तुम्हारा एटीएम में हो, तो यहाँ पर 8.314 आएगा। क्या कर रहे हो? इंटू इंटू टेम्परेचर, बस ये है सर। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए किसकी वैल्यू निकालनी है? टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है सर। टेम्परेचर आएगा यहां से 274 केल्विन। टेम्परेचर की वैल्यू कितनी मिलेगी? 274.2 केल्विन। दिस इज द टेम्परेचर जो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। देखिए ये तो कह रहा है कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, और इसके साथ साथ मुझे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो सर वीआरएमएस क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होता है वो होता है √3 RT अपॉन MW। ये वाला फॉर्मूला याद है तुम्हें? यस, वीआरएमएस का ये वाला फॉर्मूला √3 RT अपॉन MW। तो मुझे बताइए आपको इसमें कौन सी चीज नहीं पता है? आपको इसमें कौन सी चीज नहीं पता है? सर देखो सबसे पहले तो 3 आर इसमें 8.314 आएगा, ऑब्वियस बात है। टेम्परेचर कितना निकाला है हम लोगों ने? 274। और N2 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होता है? 28। बस एक और गलती हो जाएगी। तो क्या गलती होगी? अरे मुन्ना यहां पर आपने जितनी भी चीजें लिखी है वो ऐसा यूनिट में लिखी है, तो जो मास है वो भी ऐसा यूनिट में लिख देना। मोलर मास 28 ग्राम होता है मुन्ना, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर 28 इंटू 10 टू द पावर -23। तो यहां से जो वीआरएमएस आएगा वो आएगा 494.22 मीटर पर सेकेंड। बोल ये आएगा कि नहीं आएगा? मेरी बात समझ में आ रही है तुझे? यस, पक्का। ये वीआरएमएस है और क्वेश्चन में ये कहता है कि रेशियो ऑफ वीएमपी और वीआरएमएस जो है वो है सर 0.82। और बताइए वीएमपी का वैल्यू कितना होगा? तो सर यहां से वीएमपी आ जाएगा 0.82 इंटू 494.22। सॉल्व कर लेना, ये भी कुछ मीटर पर सेकंड में आएगा और वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। अरे भाई ये क्या, ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन?
दादा हाँ ना बोलना पड़ेगा। यस, क्लियर है, मेरे हिसाब से डन है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होगी, अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। डन। चलिए जी, अब अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, है ना, एक और क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया सा। क्या कह रहा है देखिए ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ही रहा, देखो जी, पढ़ो एक बार क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, बढ़िया ढंग से पढ़ो जरा। क्या कहता है, लिखता है कि ये बल्ब ऑफ 3 लीटर कैपेसिटी है ना, फिल्ड विद एयर, ठीक है, 3 लीटर कैपेसिटी का हमारे पास बल्ब है और उसमें आपने क्या फिल कर रखी है, एयर फिल कर रखी है, इज हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक बात है सर। द एयर एक्सपेल्ड मेजर्ड 1.45 लीटर एट 17 डिग्री सेल्सियस, है ना, मतलब आपने क्या किया, 3 लीटर का बल्ब था और उसके अंदर आपने 27 डिग्री सेल्सियस पे एयर भर रखी थी, उसको आपने हीट किया तो उसमें से कुछ एयर थी बाहर चली गई, एक्सपेल्ड होगी। यस, अब ऑब्वियसली बात है आपने हीट किया होगा, टेंपरेचर बढ़ा होगा। अब वो जो बाहर गई है एयर, जो एक्सपेल्ड एयर है, उसका वॉल्यूम दे रखा है हमें 17 डिग्री सेल्सियस पे, कितना, 1.45 लीटर, ठीक है, बहुत बढ़िया। कंसिडरिंग द प्रेशर टू बी 1 atm थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट, यस प्रेशर इज कांस्टेंट, मैं ऐसे लिख सकता हूं। जो मुझे चीज पता लगी है, एक इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट एंड इग्नोर द एक्सपेंशन ऑफ बल्ब, कैलकुलेट टी। आप बताइए कि कितने डिग्री सेल्सियस पे आपने उसको हीट किया था, है ना, टी का वैल्यू कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखो मुझे एक चीज तो समझ में आती है, क्या समझ में आता है कि अगर तेरा प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, ये तो मैं लिख सकता हूं। सर मेरे पास जो इनिशियल टेंपरेचर है T1 का वैल्यू है 300 डिग्री सेल्सियस, एक बार के लिए सोचो, है ना, इनिशियल टेंपरेचर जो है ना, ऐसे बोल देता हूं, इनिशियल टेंपरेचर वो कितना है साहब, वो दे रखा है सर 27 डिग्री सेल्सियस, बोले तो 300 केल्विन, और इसको जो हीट किया है आपने वो है फाइनल टेंपरेचर। फाइनल टेंपरेचर की वैल्यू कितनी है सर, वो मुझे देखा T डिग्री सेल्सियस, T बोले तो T प्लस 273 केल्विन, है ना, वो डिग्री सेल्सियस में था, मैंने इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है सर, ये इंफॉर्मेशन है मेरे पास। अब देखो ये जो एक्सपेल्ड एयर है ना, एक्सपेल्ड एयर की बात कर रहा हूं मैं, एक्सपेल्ड एयर जो है ना सर, उसका वॉल्यूम V1 कितना है, 1.45 लीटर, किस टेंपरेचर पे, T1 कितना, 17 डिग्री सेल्सियस, है ना, 17 डिग्री सेल्सियस बोले तो 17 प्लस 273, तो सर ये हो जाएगा 290, है ना, T1 कितना है, 290 केल्विन। एक्सपेल्ड एयर का वॉल्यूम 1.45 लीटर है एट 290 केल्विन। सोचो ये जो वॉल्यूम आपने जो गैस एक्सपेल्ड हुई है, जो एयर एक्सपेल्ड हुई है, उसका वॉल्यूम अगर मुझे T डिग्री सेल्सियस पे निकालना होता तो क्या मैं निकाल पाता क्या, नहीं तुम खुद सोच के बताओ भाई। ये जो एक्सपेल्ड एयर का वॉल्यूम है वो किस टेंपरेचर पे, वो है सर 17 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन सर जब हम लोग सारी कहानी पढ़ रहे हैं वो तो कौन से डिग्री सेल्सियस के लिए बात करनी है, T डिग्री सेल्सियस के लिए, क्योंकि किस टेंपरेचर पे हीट करने पे एयर एक्सपेल्ड हुई है सर, वो T डिग्री सेल्सियस पे आपने हीट किया तब एयर एक्सपेल्ड हुई है। तो आप एक काम करो सर, ये जो एयर एक्सपेल्ड होगी इसका वॉल्यूम निकाल लो, किस टेंपरेचर पे, इसका वॉल्यूम निकाल लो सर T डिग्री सेल्सियस पे। ऐसे लिख दूं मैं, फिर कैसे निकाल लूं, फिर मैं ऐसे लिख दूं क्या, एक मिनट रुकना जरा, एक कॉल आ गया है कोई। हाँ, तो हमने कहा कि भाई एक्सपेल्ड एयर का जो वॉल्यूम है वो 1.45 लीटर है, किस टेंपरेचर पे, 290 डिग्री 90 केल्विन पे। अगर मान लो मुझे वॉल्यूम ऑफ एक्सपेल्ड एयर निकालना हो एट T डिग्री सेल्सियस, तो क्या मैं निकाल सकता हूं क्या, सर कैसे निकालें, आओ वो भी देख लेते हैं। सर ये ऐसे निकल सकता है, वॉल्यूम ऑफ एक्सपेल्ड एयर एट T डिग्री सेल्सियस, कैसे निकालें सर, फॉर्मूला लगा दो, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। सर देखो V1 ये रहा 1.45, T1 टेंपरेचर पे इतना है 290 पे, और मुझे किस टेंपरेचर पे निकालना है, मुझे वॉल्यूम निकालना है T डिग्री सेल्सियस बोले तो 273 प्लस T, इस पे। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकते हो सर, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। कह दूं क्या ऐसा, अरे इसी को किसमें दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब एक चीज और सोचो, ये वॉल्यूम किसका है, ये एयर का, टोटल एयर का वॉल्यूम नहीं है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एक्सपेल्ड एयर एट T डिग्री सेल्सियस। अब T डिग्री सेल्सियस पे ही देखिए, सॉरी 27 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम था वो कितना था, 3 लीटर। अब तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपको T डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालोगे। अब वो जो वॉल्यूम है, ऑब्वियस ही बात है, वो जो वॉल्यूम होगा वो ऑब्वियस ही बात है 3 से कुछ ज्यादा होगा, 3 से कुछ ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि आप लोग लिखते हो ना भाई, PV इज इक्वल टू एनआरटी होती है ना यार, प्रेशर कांस्टेंट है ना, टेंपरेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना,
तभी तो वॉल्यूम एक्सपेल्ड, जो एयर है वो एक्सपेल्ड हुई है, बाहर निकली है, भागी है, एस्केप हुई है। तो सर वो कैसे निकालें? यस भाई, जब आपने हीटिंग करी, यस हीटिंग करी आपने, जब आपने हीटिंग करी तो उससे वॉल्यूम बड़ा होगा, वॉल्यूम इंक्रीज किया होगा। अब कितना वॉल्यूम इंक्रीज किया होगा? फॉर्मूला लगाओ, V1 अपॉन T1 वापस है, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है ना, V2 अपॉन T2। ये V1 और T1 कौन सा है? ये इनिशियल वाला है। इनिशियली जो एयर है उसका टोटल वॉल्यूम कितना है? 3 लीटर है, और उसका टेम्परेचर कितना है? 300 है, बिल्कुल है साहब, इज इक्वल टू। अब मुझे एक बात बताओ, T डिग्री सेल्सियस पे जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना है? ये बता दो तुम, तो टोटल वॉल्यूम कितना है भाई? 3 तो पहले था, उसमें से कुछ एयर बाहर निकल गई, उसका वॉल्यूम कितना है? V। तो वॉल्यूम कितना हो गया टोटल? 3 + V डिवाइडेड बाय नीचे कितना लिखूंगा? T + 273। वाह सर, क्या मैंने सही लिखा है? क्या कई बात समझ में आई? क्या ये वाली चीज इसमें समझने वाली थी, जोरदार है ना? तो सर देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 1/100 इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख दो क्या, 3/T + 273 प्लस V/T + 273 और V/273 + T, इसका जो वैल्यू है वो आपको मिल गया कितना? 1.45/290। बोलो। और अगर ये चीज आपके पास है, ये वाली वैल्यू आप यहां से पुट कर लोगे, तो यहां से सिर्फ और सिर्फ एक चीज मिलेगी, और वो बचेगी, वो क्या है? T। और ये जो T है इसका वैल्यू आपको जानकर बहुत ही बड़ी खुशी होगी, बहुत जबरदस्त खुशी होगी कि ये वैल्यू कितनी आएगी? 227 डिग्री सेल्सियस आएगी। चेक कर लो जरा। मैं, जिसको विश्वास ना हो मेरी बात पे, खुद भी सॉल्व करके देख सकता है। यस, जिसको मेरी बात पे विश्वास ना हो खुद सॉल्व करके देख सकता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ इतना सा समझना था कि ये जो एक्सपेल्ड एयर का वॉल्यूम है ये 17 डिग्री सेल्सियस पे दे रखा है, और हमसे जो कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है वो कौन सी डिग्री सेल्सियस पे? 3 डिग्री सेल्सियस पे। क्या तो मेरी बात को समझियो? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो एक्सपेल्ड एयर है उसका वॉल्यूम 3 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है। ये निकाल लिया सब। अब ये एक्सपेल्ड एयर का वॉल्यूम है, अगर मैं एयर के रिस्पेक्ट में बात करूं तो जब आपने टेम्परेचर बढ़ाएगा तो वॉल्यूम बड़ा होगा, तभी वॉल्यूम, वो जो एयर है वो एक्सपेल्ड हुई है, जो एस्केप करी है। तो वापस से मैं, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट था, तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। V1 कितना? इनिशियल वॉल्यूम 3 और इनिशियल टेम्परेचर 300 इज इक्वल टू टोटल एट 3 डिग्री सेल्सियस पे टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 3 + V डिवाइड बाय T + 273। बस ये फॉर्मूला था, ये एक मेथड था जिससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, और ये वाली वैल्यू आपने यहां से पुट कर दी, बस यहां से T निकाल लीजिए, खत्म है कहानी। बोलो दादा, अच्छा क्वेश्चन है भाई, बढ़िया क्वेश्चन। मेरे हिसाब से आपको कहानी बढ़िया ढंग से समझ में आ चुकी होगी। बोलिए जनाब। यस, चलो जनाब, अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना? एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा जनाब, देखिए भाई साहब, पढ़िए जरा क्वेश्चन को क्या कहता है ना। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से समझना और फिर क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। कहता है कि 2 फ्लास्क दे रखे हैं आपको, इक्वल वॉल्यूम, कनेक्टेड बाय ए नैरो ट्यूब ऑफ नेग्लिजिबल, अरे ये क्या है? नेग्लिजिबल वॉल्यूम, है ना? नेग्लिजिबल वॉल्यूम मतलब कुछ ऐसा सा अरेंजमेंट, आप ऐसे समझो कि आपके पास 2 फ्लास्क है ना? ये आपके पास 2 फ्लास्क है, थोड़ा छोटा ही बना लेते हैं फ्लास्क, है ना? ये 2 फ्लास्क है, और आपने इन 2 फ्लास्क को एक ट्यूब के थ्रू कनेक्ट कर रखा है ना, नैरो ट्यूब है, बिल्कुल नैरो ट्यूब है, उसके थ्रू कनेक्ट कर रखा है। इसका वॉल्यूम हमें कंसिडर नहीं करना है ना, 2 फ्लास्क का इक्वल वॉल्यूम, अगर इसका वॉल्यूम V है तो इसका वॉल्यूम भी V है। आर एट 300 केल्विन, मतलब टेम्परेचर कितना दे रखा है? 300 केल्विन, और कंटेन्स 0.7 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना? हाइड्रोजन के मोल्स हैं टोटल, ये हाइड्रोजन के मोल दोनों में मिला के दे रखे हैं, ध्यान रखना, 0.7 मोल है ना, कहा गया है। तो एट 380 टॉर, प्रेशर कितना दे रखा है? 380 टॉर। अच्छा एक बात बताओ ना, 1 atm इज इक्वल टू कितना होता है? 1 atm इज इक्वल टू कितना टॉर होता है? बताओ जरा, तुम लोगों ने तो सीखा ही है सर। 1 atm में 760 टॉर होता है, और ये कितना है? 380 टॉर। इसका मतलब सर जो प्रेशर को अगर मैं एटीएम में निकालना चाहूं तो कितना आ सकता है? 0.5 atm। अरे कोई बोल ही नहीं रहा यार, दादा आना तो बोल दो, अरे बोलो। यस 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 यस, सही कह रहा हूं, बहुत ही बढ़िया सर, एकदम गजब सर, है ना सर? यहां तक कोई दिक्कत है ही नहीं हमें, यहां तक हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो एक बात बताओ, अगर आपके पास सब कुछ है, अगर आपके पास सब कुछ है, आपके पास गैस के मोल हैं, आपके पास प्रेशर है, आपके पास टेम्परेचर है, तो क्या आप वॉल्यूम निकाल सकते हो? क्या निकाल सकते हैं सर? मतलब इनिशियल कंडीशन में, है ना? ये जो इनिशियल कंडीशन है, इस इनिशियल कंडीशन में मैं क्या लगा सकता हूं? P = nRT लगा दूं क्या? सर बिल्कुल लगा दो, P = nRT। सर प्रेशर कितना हमारे पास? 0.5 है, वॉल्यूम हमारे पास नहीं है, मोल्स कितने हैं गैस के? 0.7 है।
आर का वैल्यू 0.0821 सारी दुनिया जानती है और ये 300 है ना, ये कितना है 300 है। अब इसको सॉल्व करना है और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा जी, वी की वैल्यू निकालनी है। यहां से सॉल्व करके आपने वी निकाल लिया, 17.2 लीटर आ गया। ठीक है सर, ठीक है सर, मतलब ये हमें वॉल्यूम मिल गया सर फ्लास्क का। बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही मजा आ गया सर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, फ्लास्क का वॉल्यूम हमें पता लग गया। यस, बहुत बढ़िया। अब आगे क्या करें, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। कहता है कि वन ऑफ द फ्लास्क इज देन इमर्स्ड इनटू ए बाथ केप्ट एट 400 केल्विन। मतलब एक आप वो लेके आए, क्या टब लेके आए, उस टब के अंदर आपने मान लो पानी भर रखा है, पानी का टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन। ये वाला जो आपका फ्लास्क था ना, ये वाला फ्लास्क, इस फ्लास्क को उसके अंदर रख दिया, सोचो उसके अंदर रख दिया, जिसका टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन, इसके अंदर रख दिया। अरे भैया अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो कुछ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है वो इधर से इधर की तरफ जाएगा। मान लेते हैं इधर से इधर की तरफ n मोल्स चले गए, n मोल्स यहां से यहां चले गए गैस के, बढ़ेगा वॉल्यूम, बढ़ेगा, एक्सपेंड करेगी वो, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ा। यस, ठीक बात है सर। सर n1 मोल्स इधर से इधर चले गए, मान लिया ये भी, वाइल द अदर रिमेन्स एट 27 डिग्री सेल्सियस। ये वाला जो है सर दूसरा वाला फ्लास्क, सर ये आज भी कितने डिग्री सेल्सियस पे है, 300 केल्विन पे सर, 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये पहले जिस टेम्परेचर पे था आज भी उस टेम्परेचर पे है। सर हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, इसका टेम्परेचर चेंज किया 400, तो इधर से इधर n मोल्स चले गए। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मोल्स ऑफ H2, अच्छा एक चीज और बताओ मुझे, है ना, वो निकालने से पहले एक चीज मुझे और बताओ। हमने एक चीज पढ़ी है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या ये मेरी बात सही है क्या? क्या आपने ऐसा कोई रूल पढ़ा है क्या बेटा? तो एक चीज मुझे और बताओ, जो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई क्या हमने ऐसा सुना है इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? यस। और ऐसा कब होता था, जब सारी गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर सेम होता था, है ना। अब आप खुद सोच के देखो, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, दोनों तरफ जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम है वो सेम है, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम बोल रखा है उसने कंटेनर का, टू फ्लास्क ऑफ इक्वल वॉल्यूम। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं हाइड्रोजन के जो मोल्स होंगे वो भी सेम होंगे, मॉलिक्यूल सेम होंगे। और दूसरा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से भी आप लोग देख सकते हो ना यार, प्रेशर टेम्परेचर सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है जो मोल्स होंगे वो भी सेम होंगे दोनों तरफ, है ना। अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन के मोल सेम होंगे तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, इधर हाइड्रोजन कितना है भाई, टोटल वॉल्यूम, टोटल मोल है 0.7, तो इधर है 0.35 और इधर भी है कितना 0.35। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं? यस, पक्का ना, कह दूं ऐसे तुम्हारे भरोसे? ठीक है सर, कह दो, ऐसे कह दो। तो अब मुझे एक बात बताओ, वॉल्यूम सॉरी मोल्स ऑफ H2 इन फ्लास्क 1, है ना, पहला जो फ्लास्क है उधर वाला मान लेते हैं, इन फ्लास्क 1 कितना है, कितने मोल होंगे बताओ? फ्लास्क 1 में हाइड्रोजन के कितने मोल है? सर देखो 0.35 तो पहले से थे और आपने n और ऐड कर दिए। ये n ऐड कैसे हुए सर, आपने क्यों ऐड किए? ये n मोल और ऐड इसलिए किए क्योंकि हमने बात करी ना इधर से इधर की तरफ डिफ्यूजन होगा, मैं ऐसे कह सकता हूं ना, हाइड्रोजन के कुछ मोल्स होंगे जो उधर चले जाएंगे, हाइड्रोजन की गैस एस्केप वो कर जाएगी। यस, टेम्परेचर बढ़ाने से, क्योंकि हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया ना, देखो कितना, कहां से कहां किया। हाँ देखो 400 केल्विन किया ना, पहले कितना था 300 केल्विन था, अब 400 कर दिया। तो सर जो फ्लास्क 1 में हाइड्रोजन के मोल्स है वो कितने हो गए 0.35 प्लस n, वहीं पर हाइड्रोजन के जो मोल्स हैं इन फ्लास्क 2 कितने हो जाएंगे सर, 2 में कम हो जाएंगे ना, 0.35 पहले से थे और उसमें से n मोल उधर चले गए। यस, अब मुझे एक बात बताओ, क्या अब प्रेशर भी चेंज होगा क्या? क्या अभी भी प्रेशर 0.580 में रहेगा क्या दोनों तरफ? नहीं सर, इस तरफ प्रेशर चेंज हो जाएगा, इस तरफ भी प्रेशर चेंज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, न्यू प्रेशर है ना, न्यू प्रेशर को अब हम लोग मान लेते हैं, है ना, क्योंकि मोल्स अलग अलग हो गए तो प्रेशर भी अलग अलग हो जाएगा, पी न्यू मान लेते हैं, है ना। तो जो फ्लास्क 1 है उसके लिए अगर मैं पी वी इक्वल टू एनआरटी लगाऊं तो पी न्यू वी, वॉल्यूम कितना वी, उसका वॉल्यूम हमने वी ऊपर ले ही रखा है, पी वी इज इक्वल टू एन, एन कितना उधर सर, एन है 0.35 प्लस एन, आर कितना है सर, आर को आर रहने देते हैं, और सर टी कितना है उधर, टी था सर 300 केल्विन। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। वैसे ही जो फ्लास्क 2 है सर उसके लिए भी पीवी इक्वल टू एनआरटी लगवा दो, तो यहां पर भी प्रेशर कितना है पी न्यू, न्यू प्रेशर है ना, उसको हमने पी न्यू कह दिया, इनटू वी, है ना, इज इक्वल टू, भाई ऑब्वियस ही बात है ना,
नया प्रेशर जो आएगा, पहले वाला प्रेशर जितना प्रेशर नहीं रहा, है ना। ठीक है सर, P न्यू इंटू वी इज इक्वल टू एन, एन कितना है सर इधर, सर इधर है ना 0.35 माइनस एन, है ना। अब मोल्स चेंज हो गए इधर, आर तो आर है सर, टेम्परेचर चेंज हो गया, है ना, टेम्परेचर चेंज हो गया, ऑब्वियस बात है टेम्परेचर चेंज हो गया, इसी वजह से हमने प्रेशर नया लिखा है, इंटू 400। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। तो क्या इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो ना, देखो ना सर, है ना, है दोनों पीवी, तो इसका मतलब दोनों को इक्वेट कर दो। जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो देखो आर से आर उड़ जाएगा, तो ये बचेगा सर ऐसा 3 इंटू 0.35 प्लस एन इज इक्वल टू 4 इंटू 0.35 माइनस एन। यस, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, मेरे हिसाब से जो एन का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 0.05 आएगा। एक बार के लिए आप जो चेक करना जरा कि आपको एन इतना ही मिल रहा है क्या, क्या आपको एन इतना ही मिल रहा है क्या। यस, क्या आपको एन इतना ही मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल ही मिलेगा सर। लेकिन सर हमसे ये नहीं पूछा कि एन क्या है, एन कितना है, हमसे तो ये पूछ रहा है कि फाइनल प्रेशर बताओ एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बताओ, है ना। ये पी न्यू जो है ये हमसे पूछ रहा है सर, और हाइड्रोजन के मोल दोनों तरफ बताओ। तो हमने कह दिया कि भाई एन का वैल्यू 0.05 है, इसका मतलब हाइड्रोजन के मोल इन फ्लास्क 1 कितने हो जाएंगे, 0.35 प्लस एन, और हाइड्रोजन के मोल फ्लास्क 2 में कितने हो जाएंगे, 0.35 माइनस एन। तो यहां से आइए लिख दीजिए मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, यस मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन फ्लास्क 1। सर फ्लास्क 1 में कितने मोल हैं, 0.35 प्लस एन, और एन का वैल्यू कितना था सर 0.05, इसका मतलब सर ये कितना हो गया, 0.4 मोल्स हो गए। और वैसे अगर तुमसे कोई पूछे कि मोल्स ऑफ H2 इन फ्लास्क 2 कितने होंगे, फ्लास्क 2 में कितने मोल होंगे, तो वो हो जाएगा सर 0.35 माइनस एन, 0.35 माइनस 0.05, तो ये हो गया सर 0.30, कितने मोल्स हो जाएंगे फ्लास्क 2 में। तो सर एक चीज तो हमने कैलकुलेट कर ली, दोनों तरफ हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं वो हम लोगों ने निकाल लिए। एक चीज हमसे ये भी पूछ रहा, कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर कैसे निकाले। सर एक काम करो ना, आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप डाल दो सर, v का वैल्यू आपको बताइए ना सर, v आपने निकाल ही लिया था, यहाँ कहाँ निकाला था, ये सर v है 17.2 लीटर। तो आप किसी भी इक्वेशन में p का वैल्यू डाल दो, सॉरी n का वैल्यू डाल दो, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं ये वाली जो इक्वेशन इसमें डाल देता हूँ, है ना, pv इज इक्वल टू, तो p न्यू हमसे पूछा है इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना बेटा जी, वॉल्यूम है सर 17.2 लीटर, तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, इज इक्वल टू एन, एन कितना है 0.30, आर का वैल्यू कितना है 0.0821, और यहां पर टेम्परेचर कितना है सर, उसमें टेम्परेचर है 400, कितना है 400। बस इसको सॉल्व करना है, और सर पी न्यू का वैल्यू कैलकुलेट करना है। करो देखें, करो देखें, करो देखें सर, ये वैल्यू मिलेगी कितनी, 0.57 खत्म। यही हमारा फाइनल आंसर होगा सर। देख रहे हो क्या, आ रहा कुछ कुछ समझ में आया मुन्ना, बोलो बोलो, क्या आपको ये जो क्वेश्चन है कुछ कुछ समझ में आया है या नहीं आया है, कुछ तो बताइएगा जी। अजी कुछ तो समझ में आया होगा ना, बोलो, पक्का, सोच लो एक बार, डन है, आगे बढ़ जाऊं फिर मैं, यस आगे बढ़ जाऊं, ठीक है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, है ना, थोड़ा आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़ो जरा, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है ना, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, घबरा मत जाना आप क्वेश्चन देखें ना, क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, एक बार के लिए इसको दोनों पार्ट को अलग अलग देखो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, लिखता है एक 100 लीटर का फ्लास्क है containing 10 moles of N2 and H2 each is heated to 773 Kelvin to attain equilibrium, है ना। एक रिएक्शन है N2 plus 3H2 gives 2NH3, 10 मोल इनिशियली नाइट्रोजन के दे रखे हैं और 10 मोल इनिशियली हाइड्रोजन के दे रखे हैं, और कहता है कि इसको आपने हीट किया इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए, एंड देन इट इज कूल्ड टू 300 केल्विन, है ना, एक बार हीट करके फिर आपने क्या किया, उसको ठंडा कर लिया 300 केल्विन तक। द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वाज फाउंड टू बी 3.54 atm एट 300 केल्विन, है ना। इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम है उस पे फाइनल टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, और फाइनल प्रेशर कितना है 0.3.45 atm, 54 atm,
ठीक है सर, कोई बात नहीं, इक्विलिब्रियम आ गया, सब कुछ आ गया, टोटल प्रेशर सब कुछ दे रखा। अब आपने क्या किया, इसमें 5 लीटर ऑफ H2O इज इंजेक्टेड इनटू द फ्लास्क। 5 लीटर पानी आपने ऊपर से और डाल दिया। इनिशियली वॉल्यूम कितना था, 100 लीटर, 5 लीटर पानी आपने और डाला है। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर ऑफ गैस एट दिस कंडीशन। इस कंडीशन में गैस का टोटल प्रेशर बताइए। अज्यूम दैट आफ्टर पासिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर N2 and H2 डू नॉट रिएक्ट मोर, है ना। जैसे आपने पानी डाला ना, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, जैसे आपने ऊपर से पानी डाला उसके बाद N2 और H2 आपस में रिएक्ट नहीं करता। ये चीज माननी है आपको, ये चीज माननी है आपको। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज हो रहा है। यस, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज हो रहा है। यस। तो एक बात बताओ, तुम आपके पास ये जो मोल्स दे रखे हैं इन दोनों के 10-10 मोल, ये तो इनिशियल मोल है ना। इस सिस्टम में बाद में इक्विलिब्रियम आया, तो अगर कोई तुमसे ये पूछे कि इक्विलिब्रियम पे N2 और H2 के मोल्स कैलकुलेट करके बता दो, तो क्या तुम कर पाओगे क्या? नहीं, बताओ बताओ, कर पाओगे क्या? बोले सर एक बार ट्राई तो कर लेते हैं, है ना, एक बार ट्राई कर लेते हैं। क्या जा रहा है हमारा, N2 प्लस H2 गिव्स 2NH3 ना। सबसे पहली चीज तो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। सर वो तो बैलेंस है सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर T इज इक्वल टू 0 पर इसके कितने मोल, 10 मोल, इसके कितने मोल, 10 मोल, ये कितना है 0। और खुद सोच के देखो, जब इक्विलिब्रियम आया होगा इसमें से x मोल डिसोसिएट हुए होंगे, और बेटा जी अगर इसमें से x मोल डिसोसिएट हुए तो इसमें से कितने हुए होंगे, 3x, 3 गुना, और ये कितना बना होगा, 2x बना होगा। बोलना पड़ेगा आपको हाँ ना कि ना। ये आपने रिएक्शंस मतलब वो जो कंडीशन होती है वो लिखना मेरे हिसाब से आप सब लोगों को आता है। यस आता है, ठीक है सर। अब तुम एक काम और करो, तुम लगे हाथ ये भी बता दो कि टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना है। इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल कितना है, 10 - x प्लस 10 - 3x प्लस 2x। चेक करके बताओ जरा, ये कितना हो गया, 20, 20 प्लस x, हाँ 20 - x -4x प्लस 20 - 2x। चेक करना जरा, क्या इतना ही मिल रहा है क्या? टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना मिला, 20 - 2x। यस बिल्कुल सर। अब अगर मुझे x का वैल्यू मिल जाए, अगर मुझे x का वैल्यू मिल जाए तो मजा आ जाएगा। मुझे इक्विलिब्रियम पे इन तीनों की मोल्स पता लग जाएंगे। यस ठीक है सर। लेकिन सर ये x कैसे पता लगे? मैंने कहा देख काम कर, तुम एट इक्विलिब्रियम तो एक काम कर, तो मुझे एक बात बता, इक्विलिब्रियम पे तेरा मोल्स ऑफ गैसेस कितना है? सर टोटल मोल्स है 20 - 20x। तो एक काम कर, इक्विलिब्रियम पे मुझे टेम्परेचर बता दे। बोला सर इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन। और तो एक काम कर, प्रेशर भी बता दे। बोले सर प्रेशर दे रखा है 3.54 atm। तो मैंने कहा एक काम कर, इक्विलिब्रियम पे तो P = nRT लगा दे। बोले सर बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रेशर कितना है 3.54, और वॉल्यूम कितना है बताओ, वॉल्यूम कितना है? अरे सर क्वेश्चन की लैंग्वेज तो पढ़िए आप अच्छे से। वॉल्यूम कितना दे रखा है कंटेनर का, फ्लास्क का वॉल्यूम दे रखा है सर 100 लीटर, 100 है। सर एन का वैल्यू कितना है सर, यहां एन हमारे पास इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स है 20 - 2x। सर आर का वैल्यू होता है 0.0821, और सर इक्विलिब्रियम पे टोटल टेम्परेचर कितना है सर 300 है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैं निकाल सकता हूं x? और अगर जैसे मुझे x मिलेगा, इक्विलिब्रियम पे सबके मोल्स मेरे पास आ जाएंगे। यस डन है। तो यहां से अगर आप लोग इक्विलिब्रियम पे ये जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा x = 2.81। x कितना आ गया, 2.81 आ गया। ये इक्विलिब्रियम पे x की वैल्यू है। अगर इक्विलिब्रियम पे x इतना है तो क्या इक्विलिब्रियम पे आप N2 H2 और NH3 के मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो क्या? सर आइए ना, बिल्कुल करते हैं ना, एट इक्विलिब्रियम, है ना। इक्विलिब्रियम पे मुझे एक बात बताइए, मोल्स ऑफ N2 कितना होगा? सर N2 के मोल्स हो जाएंगे कितने, N2 के मोल्स है 10 - x, 10 - x, तो ये हो गया सर 10 - 2.81, है ना। ये फटाफट से आप लोग कैलकुलेट करना। वैसे अगर मैं तुमसे पूछूं मोल्स ऑफ H2 कितना होगा, आप बोलोगे सर H2 के मोल्स कितने हैं? H2 के मोल्स है सर 10 - 3x, 10 - 3x, 10 - 3x। इसको भी सॉल्व कीजिए, आपको भी पता लग जाएगा। और इक्विलिब्रियम पे मोल्स ऑफ अमोनिया कितना है? मोल्स ऑफ अमोनिया सर 2x। ये है सर, है ना। कैलकुलेट कीजिए जरा दोनों।
चेक कर लो, देखें एक बार, यही आ रहा है क्या? 1.57, सॉरी। और ये जो वैल्यू आएगी 5.62। लो जी जनाब, कैलकुलेशन बेटा आप लोग देख लो, देखें कैलकुलेशन सही करी है क्या मैंने, चेक कर लो एक बार आप। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूं? अभी तक मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में? सर कुछ बहुत ज्यादा ऐसा तूफानी नहीं किया है। ये चीज हम लोग इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम पे इनिशियल मोल दे रखे हैं इसके, तो हमने निकाल लिया कि इक्विलिब्रियम पे इनके मोल्स कितने होंगे। ये दीज आर इनिशियल मोल्स, दीज आर दी मोल्स एट इक्विलिब्रियम। हमने कहा कि टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम इतना होगा, और अगर ये इक्विलिब्रियम पे इतने मोल हैं, इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर प्रेशर इतना है, तो यहां से आप लोग इक्वेशन P = nRT बना के क्या कर सकते हो? एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। अरे बोलो तो सही। और ये जो x का वैल्यू अगर मिल गया तो मुझे ये पता लग जाएगा कि इक्विलिब्रियम पे ये जितनी भी गैसेस हैं, इन सारी गैसेस के मोल्स कितने हैं। ठीक है सर, ये भी मिल गया। सर इससे फायदा क्या होगा? आप तो ये बताइए इससे फायदा क्या होगा? मैंने कहा भी बताता हूं, थोड़ा ठंड तो खा। अबे क्या हो रहा है वे झंडू? हाँ हाँ, ये इक्विलिब्रियम पे हमें सबके मोल्स पता लग गए। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, इसने किया क्या, एक चालाकी करी है। इसने क्या किया कि 5 लीटर ऑफ H2O लिक्विड इज इंजेक्टेड इनटू द फ्लास्क, और फ्लास्क के अंदर प्रेजेंट कौन कौन है? N2 है, H2 है और NH3 है, और उसमें आपने क्या डाल दिया? ऊपर से पानी डाल दिया। तो मेरे भाइयों एक बात बताओ, अगर आप ऊपर से पानी डालोगे तो जो अमोनिया है, क्या वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा क्या? और अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? NH4OH बनाएगा। बोलिए, कोई बोल ही नहीं रहा यार। यस, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? अब आपने क्या किया है, पानी जो 5 लीटर डाला है, सोचो 5 लीटर आपने पानी डाला है उसी कंटेनर के अंदर। वो जो कंटेनर था, टोटल वॉल्यूम कितना था सोचो? ये जो कंटेनर था, इसका टोटल वॉल्यूम था 100 लीटर, और आपने क्या किया, इसका 5 लीटर में पानी डाल लिया। तो ये जो 5 लीटर है, ये तो अब गैसेस के लिए अवेलेबल नहीं है ना, बताओ जरा। अगर आपने इसमें ऊपर से पानी डाल दिया 5 लीटर, तो अब ये जो गैसेस है आपकी, इसके अंदर गैसेस कौन कौन सी? N2 और H2। सर क्यों? NH3 कहां गया? अबे NH3 तो रिएक्ट कर गया ना NH4OH के पास, वो तो रिएक्ट करके वाटर के साथ रिएक्ट करके NH4OH बना दिया अमोनिया गैस ने। तो जो पीछे कंटेनर आपका, उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन बचा? उसमें बचा N2 और H2। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो दो गैसेस बची हैं, उनका वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम ऑफ गैसेस लेफ्ट। ये जो पीछे आपकी गैसेस बची है, उनके लिए कितना वॉल्यूम स्पेस अवेलेबल है? उनके लिए कितना वॉल्यूम बचा है? तो आप लोग बोलोगे सर देखो 100 था, और 100 में से 5 लीटर ये खा गए, 5 लीटर ये खा गए, तो जो बाकी गैसेज है उनके लिए टोटल सिर्फ और सिर्फ 95 लीटर वॉल्यूम ही अवेलेबल है। अब ये गैसेस का वॉल्यूम आपके पास है, तो आप एक इक्वेशन लगाइए, P = nRT। यस, और इसमें से जो चाहिए वो निकाल लीजिए। जल्दी बताओ। PV = nRT। V कितना होगा? सर V होगा यहां 95, V होगा यहां 95, ठीक है। और N कितने होंगे? N इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स N कितने होंगे? सर N की वैल्यू होगी N ऑफ N2 प्लस N ऑफ H2। सर ये दो ही गैसेज होंगी, तो N2 और H2 के मोल 7.19 प्लस 1.57। यस, ये रहा सर हमारा नंबर ऑफ मोल्स 5.76। ये इसमें पुट कीजिए, R का वैल्यू आपके पास है, T आपके पास 300 है, क्या मिलेगा आपको? V का वैल्यू मिल जाएगा। बोलिए। अबे V का वैल्यू तो है हमारे पास, P का वैल्यू मिल जाएगा। P का वैल्यू P इज 2.27 ATM।
लो जी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, P इज 2.27 ATM, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, चेक कर लो जरा। क्लियर हुआ क्या? यस। डन है क्या? तो ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें बेटा छोटा मोटा इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट भी यूज है, स्टेट्स ऑफ मैटर भी यूज हुआ, इक्विलिब्रियम से हम लोगों ने तीनों के मोल्स निकाले इक्विलिब्रियम पे, और फिर उसके बाद क्वेश्चन में ये बोला गया कि भाई ये 5 लीटर इसमें आपने पानी डाल दिया, 5 लीटर पानी डालने से अमोनिया जो होता है वो 5 लीटर पानी में डिजोल्व हो जाता है। मतलब अब जो टोटल 100 लीटर वॉल्यूम अवेलेबल था, अब वो गैसेस के लिए 100 लीटर नहीं है। आपने उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया तो पानी ने कुछ जगह घेर ली। जब पानी ने कुछ जगह घेर ली तो पानी वाला जो वॉल्यूम है उसमें आपकी गैसेस नहीं घूम सकती, तो गैसेस के लिए घूमने के लिए सिर्फ कितना वॉल्यूम बचा? 95 ml वॉल्यूम बचा, है ना। और फिर उसके बाद तो हमने वॉल्यूम ऑफ गैसेस लेफ्ट, है ना, गैसेस लेफ्ट, गैसेस में कौन कौन सी थी वो आपको पता ही है। यस, कौन कौन सी गैसेस बची थी सर? एक बची थी आपकी N2 और दूसरी बची थी H2। उनके मोल्स कितने हैं सर? वो रहे, दोनों के मोल्स को ऐड किया 5.76, और P इज इक्वल टू RT में P अननोन था, V पता था, N पता, R पता, T पता, सारी वैल्यू पुट करनी थी, आपको P का वैल्यू मिल गया, काम खत्म। अरे यार बोलो ना, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो क्या? यस, डन। आगे चलूं मैं फिर? यस, आगे चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। इक्विलिब्रियम से जैसे चलने की बात हो रही है, इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स, कोई और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बन जाए, एकदम गजब वाला, मिक्सिंग वाला, है ना। तो आओ जरा, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, चेक करो, देखें क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो जरा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जरा। क्या कहता है? लिखता है कि द कंपोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, है ना, इक्विलिब्रियम मिक्सचर कौन सा? Cl2 gives 2Cl। ओ भाई साहब, इक्विलिब्रियम मिक्सचर कौन सा है? Cl2 gives 2HCl। लो जी, which is attained at 1200 डिग्री सेल्सियस is determined by measuring the rate of effusion। अच्छा, effusion through a pinhole। It is observed that at 1.80 mm Hg pressure, the mixture effuses 1.16 times as fast as krypton effuses under the same conditions. Calculate the fraction of chlorine molecules dissociated into the atoms। देखिए जनाब, समझ में आया क्या क्वेश्चन? आया क्या समझ में? मतलब यहां क्वेश्चन में एक चीज आपके सामने लिखी हुई है कि जो रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ मिक्सचर है वो क्या है? वो है सर 1.8 टाइम्स, 1.16 टाइम्स, 1.165 टाइम्स रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ क्रिप्टन। सबसे पहली चीज तो ये पता करनी है हमें। क्या ये चीज आपको पता लगी? यस, बिल्कुल पता लगा सर। एक चीज मेरे हिसाब से आपको ये भी पता होगी कि जो रेट ऑफ इफ्यूजन होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। पता होगा ना? बिल्कुल होता है सर। रेट ऑफ डिफ्यूजन बोल दो, रेट ऑफ इफ्यूजन बोल दो, एक ही बात है, वो मॉलिक्यूलर वेट के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक बात है सर। तो सर एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम ऑफ क्रिप्टन, है ना, क्रिप्टन ही है ना, हाँ क्रिप्टन,
इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट ऑफ क्रिप्टन डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर। बोलो, मैंने सही लिखा है? नहीं, देख लो तुम। अब देखो सर, है क्या चीज कि ये जो मिक्सचर है ना वो 1.16 टाइम्स है, 1.16 टाइम ऑफ रेट ऑफ क्रिप्टन, रेट ऑफ क्रिप्टन। और रेट ऑफ क्रिप्टन जो होता है वो होता है 84। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर कितना है नहीं पता, क्रिप्टन टे क्रिप्टन उड़ गया, आर से आर उड़ गया। 1.16 इंटू 1.16 इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाय आर ऑफ मिक्स। और यहां से जो मॉलिक्यूलर मास, सॉरी है ना, आर नहीं, मॉलिक्यूलर मास 84 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर, ये मुझे निकालना है। तो मैंने इसको सॉल्व करके मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर निकाल लिया। फटाफट बताओ कितना होगा। हाँ जी, फटाफट बताओ कितना होगा, फटाफट बताओ कितना होगा। सर ये आएगा 62.4। ये कितना आएगा? 62.4। लेकिन क्या हमसे मॉलिक्यूलर मास पूछा है मिक्सचर का? नहीं सर, हमसे क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास नहीं पूछा, इसी वजह से मैं आपसे कह रहा था थोड़ा सा ऊपर और बढ़ा दिया मैंने, है ना। आपसे इस क्वेश्चन में कहीं पर भी मॉलिक्यूलर मास के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, नहीं पूछा हुआ। तो सर हम मॉलिक्यूलर मास, सर हम तो जानते हैं, अगर हमें मॉलिक्यूलर मास मिल गया तो क्वेश्चन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। यस, अरे बोलो ना। सर एक चीज बताओ, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या? इसमें परसेंटेज डिसोसिएशन पूछा है। परसेंटेज डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता था अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी इंटू एन माइनस वन। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, थ्योरेटिकल ऑब्जर्व्ड इनटू n माइनस वन। बोलो सर, ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में पढ़ रखा है, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइड बाय डी इंटू n माइनस वन। और अगर आप डी की जगह मॉलिक्यूलर मास लिख दोगे तो मॉलिक्यूलर मास माइनस मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू n माइनस वन। बात यह है कि मॉलिक्यूलर मास है किसका, है ना। तो सर अल्फा का वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमारे पास जो मिक्सचर है, हमारे पास जो मिक्सचर है, तो थ्योरेटिकल मतलब बिफोर, बिफोर कितना 71, इसका कितना है 71 है सर, है ना। क्लोरीन का माइनस ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व कितना हुआ हमें 62.4 डिवाइड बाय, बोलो n माइनस वन बाई 2 माइनस वन होगा ना, 2 है इधर, 1 है, 2 माइनस वन। अल्फा ये कितना आएगा जल्दी बताओ। 8.6 डिवाइड बाय 71 इंटू 100%। बताइए कितना आ रहा है कैलकुलेशन से। कितना आ रहा है कैलकुलेशन से? एक मिनट रुको, कैलकुलेटर खोल के देखते हैं, तभी पता लगेगा सही है कि नहीं। 860 डिवाइड बाय 71 कितना आ रहा है? 12.11। क्या समझे क्या तुम लोग? हाँ, 12.1 नहीं आना चाहिए यार, कुछ अलग आना चाहिए, कुछ अलग आना चाहिए, कहीं पे कुछ गलती करी है हमने। तो एम थ्योरेटिकल कितना हो गया? थ्योरेटिकल हो गया साहब 71 माइनस ऑब्जर्व हो जाएगा 62.4। अरे भाई साहब यहाँ 62.4 आएगा ना नीचे, 62.4। ओहो,
लो जी, अब ये मेरे हिसाब से 13.7% आ जाएगा और ये आपका फाइनल जाके सही आंसर आएगा। चेक करो, देखें एक बार आप लोग, सही लिखा गया 13.7%। सिर्फ कॉन्सेप्ट एक यूज हो रहा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, हल्का फुल्का सा ये चीज पता होनी चाहिए। रेडियस कैसे निकालते हैं मिक्सचर की, वो क्वेश्चन में गिवन होती है, नहीं तो हम ऐसे देख के नहीं पता लगाते। फिर हम लोग क्वेश्चन में ढूंढते हैं कि लैंग्वेज दी हुई हो, कुछ दी हुई हो, उससे हम लोग कैलकुलेट करें। उस तरीके से हम लोगों ने किया, ठीक है। दिस इज द राइट वे टू डू ऑल दीज क्वेश्चंस। अब इसके बाद एक दो क्वेश्चन और हैं जो मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग खुद से होमवर्क में करें, है ना। एक ये वाला क्वेश्चन है, इसको लगाइएगा। एक ये वाला क्वेश्चन है, इसको लगाइएगा। और कोई तो नहीं बचा हो जो तुम्हें देना हो? हाँ करो भाई। ये भी चलो भाई लोगों, बस आज के लिए इतना ही। बस आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है। हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर जो चैप्टर है वो हुआ खत्म। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा बहुत ही जबरदस्त चैप्टर जिसका नाम होगा थर्मोडायनेमिक्स, है ना। बहुत मजा आने वाला है उस चैप्टर में भी। उसको भी एक बार आप लोग घर पे रिवाइज कर लो बढ़िया ढंग से, ताकि जब स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ाऊं तो उसके लिए चीज आपको समझ में आए, ठीक है बेटा। चलो फिर आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपसे वापस मिलते हैं। तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।